नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 80वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हम पढ़ रहे थे जापान की ऊर्जा एवं जापान के खनिज एवं शक्ति संसाधन। इसमें खनिज संसाधनों में हमने सोना, चांदी, कोयला, वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा गंधक, तांबा, अलोह, ऐसा ये जो मुख्य मुख्य खनिज हैं, इसमें विशेषतः जो धात्विक खनिज हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। लास्ट में कोयले के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पेट्रोलियम, जापान में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण पढ़ेंगे। पेट्रोलियम या खनिज तेल जापान में कम मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, विशेषतः जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया में ज़्यादातर खनिज तेल के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में खनिज तेल के भंडार हैं वो ज़्यादा हैं, बल्कि पूर्वी एशिया में कम पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जापान में भी खनिज तेल के भंडार है वो कम पाए जाते हैं। यहाँ पर मध्य होक्काइडो और उत्तरी होंशु जो द्वीप हैं, ऊपरी सबसे उत्तर द्वीप जिसका नाम है होक्काइडो, तो मध्य होक्काइडो एवं उत्तरी होंशु द्वीप जो हैं उनमें पेट्रोलियम के लघु भंडार हैं वो पाए जाते हैं। लघु संचित भंडार देखने को मिलते हैं। इसके जहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज तेल है वो पाया जाता है, जैसे उत्तरी होंशु में सारुकावा, यावासे, ये इनके उत्तरी होंशु द्वीप में स्थित खनिज तेल क्षेत्र है, जहाँ से खनिज तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा मित्सुको, सुचिजाको, ये भी उत्तरी होंशु द्वीप से संबंधित पेट्रोलियम क्षेत्र है। इनके अलावा कुविके, ये जो क्षेत्र हैं जापान के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कुविके ये प्रमुख खनिज तेल उत्पादक केंद्र हैं। तो ये जापान के पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हैं। जापान के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके समीप अनेक तेल शोधनशालाओं का निर्माण किया गया है, क्योंकि दूसरे देशों से जितना खनिज तेल का आयात किया जाता है उसको यहीं जो बंदरगाह के निकटवर्ती तेल शोधनशालाएं हैं वहाँ पर इनका शोधन है वो किया जाता है। बंदरगाहों के निकट तेल शोधन शालाओं की स्थापना की गई है, जिससे विशेषतः इराक, ईरान, कुवैत, इराक, कुवैत, इसके अलावा सऊदी अरब, ये जो तेल क्षेत्र हैं, यहाँ से जितने भी तेल का आयात यहाँ पर किया जाता है, सऊदी अरब है, इराक, ईरान,
कुवैत है, इसके अलावा इंडोनेशिया, तो यहाँ से तेल का आयात किया जाता है, जिसे इन बंदरगाहों पर स्थित जो तेल शोधनशालाएं हैं वहाँ पर इनका शोधन कर लिया जाता है। यानी यहाँ से आयातित जो पेट्रोलियम है उसको शोधित किया जाता है। नवीन जो सर्वेक्षण है उनके अनुसार होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम के संचित भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द्वीपों के हिसाब से देखें तो होक्काइडो एवं होन्शु जो द्वीप है वहाँ पर ही पेट्रोलियम के भंडार हैं वो जापान में पाए जाते हैं। एक तो उत्तरी होक्काइडो है, मध्य होन्शु जो द्वीप है उसमें कुछ क्षेत्रों में मध्य होक्काइडो और उत्तरी होन्शु द्वीप में, उसके बाद में होक्काइडो एवं होन्शु के जो तटीय भाग हैं, नवीन सर्वेक्षणों के अनुसार होक्काइडो एवं होन्शु के तटीय भागों में भी पेट्रोलियम के भंडारों का पता चला है। लेकिन अधिकांशतः यहाँ पर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और इंडोनेशिया से तेल का आयात किया जाता है, जिसको बंदरगाहों पर जो तेल शोधनशालाओं का निर्माण किया गया है उसके माध्यम से इनका तेल शोधन है वो कर लिया जाता है। तो ये था जापान में पेट्रोलियम का उत्पादन। इसके बाद में ऊर्जा संसाधनों में आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत। जल विद्युत का उत्पादन है वो जापान में बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे कि जल विद्युत एक अधिक स्थायी एवं प्रदूषण मुक्त स्रोत हम इसको कह सकते हैं। यह एक अधिक स्थायी एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। यानी एक तो ये इसमें स्थायित्व ज़्यादा है, दूसरा प्रदूषण है वो कम होता है, क्योंकि बांध बना करके वहाँ से जब जल नीचे गिरता है तो उससे टरबाइन चलाकर जल विद्युत का उत्पादन है वो आसानी से किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के प्रदूषण की संभावना है वो कम रहती है। तो प्रदूषण भी इसमें कम होता है और ये एक स्थायी स्रोत हम कह सकते हैं, प्रदूषण मुक्त एवं स्थायी स्रोत इसको कहा जा सकता है। इसके बाद भी जल विद्युत के अगर हम विकास की बात करें तो जापान में विशेषतः जल विद्युत का उत्पादन है उसमें जापान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया के अग्रणी देशों में जापान को सम्मिलित किया जाता है। विश्व के प्रमुख जल विद्युत उत्पादक देशों में जापान क्या है, एक प्रमुख स्थान रखता है। कुल उत्पादन क्षमता, जापान की जो कुल उत्पादन क्षमता है, जैसा कि हम जानते हैं जापान टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में एक अग्रणी देश है और यह विश्व के जो अग्रणी देश हैं टेक्नोलॉजी में उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा एशिया का सबसे विकसित देश है और टेक्नोलॉजी के या अपनी तकनीकी के लिए पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर लोग अपनी जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है जापान की, उसका 75% इनके द्वारा विकास कर लिया गया है। कुल उत्पादन क्षमता का 75% विकास किया जा चुका है। यहाँ पर 75% विकास है वो इनके द्वारा अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का किया गया है। अब जापान की जो कुल संभाव्य क्षमता है उसका लगभग 75% इन्होंने विकास कर लिया है और यहाँ पर लगभग छोटे बड़े 200 जल विद्युत केंद्रों की स्थापना है वो की गई है। 200 जल विद्युत केंद्र। अब कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण यहाँ पर जल विद्युत का विकास हुआ है उनके बारे में भी हम देखेंगे। कुल उत्पादन क्षमता का 75% इनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है, विकास किया जा चुका है। और जल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग 100 अरब किलोवाट घंटा यहाँ पर वार्षिक उत्पादन होता है। 100 अरब किलोवाट घंटा ये वार्षिक उत्पादन यहाँ पर जल विद्युत का होता है। तो अच्छा खासा विकास है वो जापान में जल विद्युत का
हुआ है। और यहाँ पर इसका पीछे कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो विश्व के प्रमुख जल विद्युत उत्पादक देशों में से एक इसका प्रमुख स्थान है और कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 75% विकास है, या संभाव्य क्षमता का कह सकते हैं हम भी, जितनी संभावना यहाँ पर जल विद्युत के उत्पादन की है उसका लगभग 75% यहाँ पर विकास हो चुका है। 200 से अधिक छोटे मोटे जल विद्युत केंद्रों की स्थापना यहाँ पर की गई है और 100 अरब किलोवाट घंटा वार्षिक उत्पादन यहाँ पर जल विद्युत का होता है। होंसू द्वीप में कुछ विशेषतः बड़े जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रमुख अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख या सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? होंसू द्वीप में होता है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होंसू द्वीप में। यहाँ पर बड़े जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है होंसू द्वीप में, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे टोहकू है और बीबू है। बड़े जल विद्युत केंद्र में होंसू द्वीप पर टोहकू और बीबू ये यहाँ के प्रमुख जल विद्युत केंद्र है। तो होंसू द्वीप जैसे कि हम जानते हैं क्षेत्रफल में जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यहाँ पर संभावनाएं भी जल विद्युत की सर्वाधिक है और उत्पादन भी यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो ये जल विद्युत के उत्पादन में हमने देखा जापान है वो सबसे प्रमुख देशों में से है और अपनी संभाव्य क्षमता का भी सर्वाधिक विकास इनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर जल विद्युत या जल शक्ति के विकास के सहायक कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जल विद्युत का विकास ज़्यादा हुआ है वो देखते हैं। जल विद्युत के विकास में सहायक कारक, एक तो जापानी द्वीपों के मध्य उच्च पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। द्वीपों के मध्य उच्च पर्वत श्रेणियां। अब उन पर्वत श्रेणियों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो कि तीव्रगामी है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो छोटी हैं, प्रपात बनाती हैं, तीव्रगामी हैं। छोटी एवं तीव्रगामी नदियां। अच्छा, जलप्रपात ये बनाती हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता एक प्रकार से हम कह सकते हैं जल विद्युत के उत्पादन में होती है। तो छोटी एवं तीव्रगामी नदियां हैं। इसके अलावा आंतरिक पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, वर्षा अच्छी खासी होती है, तो ये वर्ष भर इनमें जल प्रवाह बना रहता है। तो ये क्या है? वर्ष भर बहने वाली। तो छोटी एवं तीव्रगामी नदियां हैं जो कि आंतरिक जो पर्वतीय श्रेणी है वहाँ से निकलती हैं। तीव्रगामी है, जलप्रपात बनाती हुई वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। तो ये जब मैदानी भागों में उतरती हैं तो यहाँ पर अनेक छोटी बड़ी या जो विशेषता हम कह सकते हैं जहाँ से पर्वतीय ढाल हैं, तो पर्वतीय ढालों पर जहाँ पर जल का प्रवाह क्या होगा? तीव्र होगा। तो पर्वतीय ढाल के ऊपर जल का जहाँ पर प्रवाह तीव्र है वहाँ पर अनेक छोटे बड़ी जो जल विद्युत केंद्र हैं बना करके जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन है वो किया जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि द्वीपों के जो आंतरिक भाग है वहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं और वहाँ से जो छोटी नदियाँ निकलती हैं वो तीव्रगामी है और वर्ष भर उनमें जल बहता है और जलप्रपात बनाती हुई वो चलती है। तो जहाँ पर वो जलप्रपात का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है उन भागों में जल विद्युत की अनेक छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं वो क्रियान्वित की गई हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी। दूसरा कारण, जापान में शक्ति के अन्य संसाधन है वो कम पाए जाते हैं। और जैसे कि कहा जाता है आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, अन्य संसाधन शक्ति के कम पाए जाते हैं। लेकिन जापान जैसा कि हम जानते हैं एक औद्योगिक देश है। नंबर 2, अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी। अन्य ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अन्य ऊर्जा संसाधनों में है या परंपरागत ऊर्जा संसाधन हम कह सकते हैं। तो अन्य ऊर्जा संसाधनों की यहाँ पर कमी पाई जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब जहाँ जैसा कि हम जानते हैं जापान एक औद्योगिक देश है,
और ऊर्जा संसाधनों की उसमें कमी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की उनको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इन्होंने क्या है, अपनी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है उसका अच्छा खासा विकास इनके द्वारा किया गया है। तो ये भी कारण है कि अन्य ऊर्जा के संसाधन हैं वो जापान में कम पाए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक देश होने के कारण ऊर्जा की मांग है वो ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने अपनी जो जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं अच्छा खासा विकास उसका किया है, पूर्ण विकास उसका करने का प्रयास इनके द्वारा किया है। इसी कारण यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा अन्य कारण, जैसा कि हम जानते हैं जापान है वो आर्थिक दृष्टि एवं औद्योगिक दृष्टि से एक उन्नत देश है। आर्थिक उन्नति, तो आर्थिक उन्नति भी इसका कारण है। जैसा कि हम जानते हैं जापान आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से भी विशेषता क्या है, एक उन्नत राष्ट्र है। आर्थिक उन्नति एवं तकनीकी उन्नति। अब यहाँ पर जापान है वो अपनी तकनीक के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। आर्थिक उन्नति यानी पूंजी का अभाव नहीं है, पूंजी उपलब्ध, पूंजी भी अच्छी खासी उपलब्ध है यहाँ पर, और तकनीकी भी इनके पास उपलब्ध है। तो इसके कारण इन्होंने क्या है, यहाँ पर जो जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में इनको पूंजी उपलब्ध है। साथ साथ में अधिक उन्नत उपकरण यानी प्रौद्योगिकी उन्नत है। इसके कारण इनको जो मशीनें चाहिए या उपकरण चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और अधिक अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण हैं वो आसानी से इनको उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर जल विद्युत का विकास है वो अच्छा खासा हुआ है। इसके बाद में जैसा कि हमने पहले भी कहा, जापान एक औद्योगिक देश है, और औद्योगिक देश में ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या है, ज़्यादा। तो चौथा कारण यही है कि जापान एक उद्योग प्रधान देश है, और यहाँ पर अनेक विशाल नगर एवं औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पर विद्युत शक्ति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जापान उद्योग प्रधान, अब उद्योग प्रधान देश है, बड़े नगर भी हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक है। उद्योग प्रधान देश है, बड़े नगर हैं, ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक है। इसके कारण क्या है, औद्योगिक केंद्रों एवं बड़े नगरों तक विद्युत या ऊर्जा को पहुंचाने के लिए यहाँ पर जल विद्युत जो केंद्र हैं उनका ज़्यादा विकास किया गया है, और ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ताकि सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ तक आसानी से विद्युत की या ऊर्जा की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा इनकी जो परियोजनाएं हैं, पांचवा प्रमुख कारण है कि जापान की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लघु एवं मध्यम प्रकार की परियोजना। एक तो बहुउद्देशीय या विशालकाय जो परियोजना होती है उसके निर्माण में पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसके लिए बांध बनाने में स्थान ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो लघु एवं मध्यम प्रकार की परियोजनाएं होती हैं उसके लिए पूंजी की कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्थान वगैरह की जो या संसाधनों की जो आवश्यकता है वो थोड़ी कम होती है, उनका संचालन है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो देश व्यापी होती हैं, यानी ये नहीं है कि जैसे भारत की अगर हम बात करें तो राज्यों के हिसाब से जल विद्युत की परियोजनाएं हैं वो बनाई गई है, राज्यों का हिस्सेदारी उसमें होती है। यहाँ पर देशव्यापी हैं, यानी जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो अच्छी तरह सुवितरित हैं, और इसके कारण इनको क्या दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ पर जल विद्युत को भेजने में या जो विद्युत है विद्युत ऊर्जा है उसको भेजने में उसका क्षय कम होता है, कमी उसकी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो हाश कम होता है, नुकसान कम होता है। प्रत्येक भाग में अच्छी तरह से वितरित जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया गया है। लघु एवं मध्यम आकार की हैं तो अलग पूंजी की आवश्यकता होती है, आसानी से उनको एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सही प्रकार से उनका संरक्षण किया जा सकता है, सही प्रकार से उनका निरीक्षण पर्यवेक्षण है वो
किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर मध्यम एवं लघु प्रकार की परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिससे अच्छी खासी उनकी देखभाल भी हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। तो ये जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं जापान में उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पहली तो एक तो इनके जो धरातलीय स्वरूप है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि जापान में विशेषतः जो द्वीपों के जो मध्य भागों में पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। वो नदियाँ वर्ष भर बहती हैं, यानी उनमें जल की जो मात्रा है वो वर्ष भर बनी रहती है, जिसके कारण क्या है उन पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र है वो आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। उसके बाद में उन नदियों का जो प्रवाह है वह भी तीव्र है। तीव्र होने के कारण उनके ऊपर जो टरबाइन वगैरह है उनको आसानी से स्थापित करके उनको चलाया जा सकता है। जलप्रपात बनाती हैं तो जल विद्युत उत्पादन है वो आसानी से उनके ऊपर किया जा सकता है। सबसे पहला कारण तो ये। इसके बाद में दूसरी बात है कि जापान में शक्ति के अन्य संसाधनों की कमी है, यानी जैसे कि हमने देखा कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये जो ऊर्जा के प्रमुख संसाधन होते हैं जिनसे तापीय विद्युत गृहों की संचालन किया जाता है, लेकिन जापान में सीमित मात्रा में ये संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसके कारण यहाँ पर लोगों ने वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों विशेषतः जल विद्युत है उसका विकास करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। इसके बाद में जापान आर्थिक दृष्टि से उन्नत है, तकनीकी इनकी उन्नत है। जैसे कि हम जानते हैं जापान अपनी तकनीकी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो तकनीकी एवं आर्थिक उन्नति भी जल विद्युत उत्पादन के विकास में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई है, क्योंकि इससे अच्छे खासे उपकरण उपलब्ध हो जाते हैं जिनकी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा उद्योग प्रधान देश है, उद्योग प्रधान है और विभिन्न बड़े बड़े नगर, औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई है, जैसे टोक्यो, योकोहामा, नागासाकी, हिरोशिमा। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में जल विद्युत की अच्छी खासी आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी संभाव्य क्षमताएं हैं उनका विकास करने का प्रयास किया है, ताकि सभी क्षेत्रों को आसानी से जल विद्युत की सप्लाई है वो की जा सके, यानी ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो करवाई जा सके, जिससे औद्योगिक विकास को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके बाद में जापान की जो ये भी विशेषता है कि यहाँ की जो अधिकांश परियोजनाएं हैं वो लघु एवं मध्यम आकार की हैं, जिससे उनका निर्माण आसानी से हो सकता है। इसके अलावा उनकी जो देखभाल है या उनका जो खर्च होता है, उनके ऊपर पूंजी की आवश्यकता होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए इनका संचालन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार जापान में जल विद्युत का उत्पादन है वो अच्छा खासा अच्छे स्तर पर किया जाता है और उसका विकास भी अच्छा खासा हुआ है। तो ये थी जापान के खनिज एवं शक्ति संसाधन। अगले अध्याय में हम जापान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।